उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी के गांव कसिया के रहने वाले साधारण किसान श्यामलाल मौर्य धनपति देवी मौर्य के घर 7 मई सन 1969 को केशव प्रसाद मौर्य का जन्म हुआ। आपका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई और नित नए संघर्षों का सामना करते हुए हिंदी में साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। आपकी भी कहानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जमीन से जुड़ी हुई है। बचपन में आपने चाय की दुकान चलाई और घर घर जाकर अखबार बेचने का कार्य भी किया। कहते हैं कि आपकी मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल से हुई। बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने लगे और राष्ट्रीयता और सामाजिक सेवा का पाठ पढ़ने लगे। जल्द ही संगठन में जिला स्तर पर पहुंचने में सफल हुए। 18 वर्षों तक गंगा पार और जमुना पार जाकर प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। खाटी सोच, शानदार राजनीतिक समझ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साल 2002 में कौशाम्बी की पश्चिमी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वहां से आपको हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में भी आपकी उम्मीदों को ठेस लगी और दोबारा चुनाव हार गए। पहली बार जीत मिली वो मुबारक साल था, साल 2012। लेकिन इस बार आपकी सीट थी सिराथू विधानसभा। ये सीट पहली बार भाजपा के खाते में दर्ज हुई और चल पड़ा सफलता का वो दौर जो आज भी जारी है। 2 साल तक विधायक रहने के बाद वर्ष 2014 में इलाहाबाद की ऐतिहासिक फूलपुर संसदीय सीट, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू जीतकर प्रधानमंत्री बना करते थे, रिकॉर्ड 3,08,803 मतों से जीतकर आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाया और लोकसभा पहुंचे। कभी गौरक्षा के नाम से जुड़े तो कभी राम जन्मभूमि आंदोलन से। आपकी जादुई व्यक्तित्व का ही कमाल था कि एक झटके में ही प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गईं। केशव प्रसाद मौर्य अपने विरोधियों को चुन चुनकर निशाने पर तर्कशील ढंग से लेने लगे। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं। आप इसकी रोचकता को और बढ़ा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर यकीन रखने वाले पिछड़ों, दलितों और सवर्णों को अपने साथ लेकर चलने में माहिर खिलाड़ी हैं आप। परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से परिवर्तन करने में निरंतर प्रयत्नशील हैं आप। केशव जी अपने जोशीले और आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। कुशल रणनीतिकार केशव मौर्य अपनी पैनी चालों से सभी विरोधियों को धाराशायी कर देते हैं। इन रणनीतियों का परिणाम है कि आपने कई दलों के कद्दावर नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। भाजपा के चाणक्य को उत्तर प्रदेश का चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया है। कदम से मिलाकर कदम जो चला है, सियासत के सांचों में वो ही ढला है। आज हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। कहा जाता है कि मोदी जी की तरह आपने भी बचपन में चाय बेची है और चाय बेचते बेचते आप इस देश के सांसद बने और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है, आपने बचपन में चाय बेची थी क्या? देखिए, जो सच होता है वही सामने आता है। यह सच है कि मैं चाय भी बेचता था, यह सच है कि मैं अखबार भी बेचता था, यह सच है कि चूँकि किसान परिवार से हूँ
तो अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य भी करता था और परिवार के भरण पोषण के लिए हर वह काम करना जिसके आधार पर परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। और एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले किसी भी सदस्य को जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो कठिनाइयों का सामना करते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद लगातार काम किया और संगठन ने लगातार सम्मान दिया, स्थान दिया, महत्व दिया और मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया। पार्टी का जो प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश का देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। आजकल का सबसे ज्वलंत मुद्दा है नोटबंदी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि नोटबंदी से बहुत मौतें हो गई, किसान बहुत परेशान है, गरीब घंटों लाइन पर लगा रहता है। क्या कहना है आपको, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ है नुकसान? देखिए, 70 साल की एक बड़ी बीमारी है, भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाली विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है। और कांग्रेस को गरीबों की गरीबी का पता तो है, लेकिन कांग्रेस ने सदैव गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। और इस देश के अंदर गरीब और गरीब होता गया। जो विकास हो जाना चाहिए तो विकास तो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार होने के कारण, चाहे वह भ्रष्ट नेता रहे हों, चाहे भ्रष्ट अफसर रहे हों, उनके पास काले धन के रूप में बड़ी मात्रा में जो पैसा एकत्र हो गया था, उससे देश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए, उस समय उन्होंने देश की जनता से, क्योंकि घोटालों के एक बहुत बड़े संकट से देश गुजर रहा था, देश से वादा किया था कि हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति का मतलब है कि सब कुछ भ्रष्टाचार मुक्त भारत हुआ तो दुनिया में भारत को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह सारी शक्तियां हमारे पास, वो सारी सामर्थ्य हमारे पास, वो सारे संसाधन हमारे पास है जिससे दुनिया में हम नंबर 1 हो सकते थे। लेकिन भ्रष्टाचार हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की जगह उसे बढ़ाने का काम किया और काले धन के रूप में इस देश को लूट करके इस देश को खोखला बनाने का काम किया। और नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत कड़ा फैसला है। भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए है, गरीबी से मुक्त भारत के लिए है, बेरोजगारी से मुक्त भारत के लिए है। और आज समस्या है थोड़ी सी, लेकिन जिस प्रकार से मैं मानता हूँ देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, उसी प्रकार से ये थोड़ी बहुत जो समस्या है, 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की समस्या है, महीने भर की समस्या है, लेकिन इस समस्या से देश उभर जाएगा और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अखिलेश सरकार का एक स्लोगन बना है, काम बोलता है। बहुत प्रचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे दिया गया, उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, अब मोबाइल बांटने की भी बात करी जा रही है। तो क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने कितना काम किया है? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस देश के सबसे नाकाम मुख्यमंत्री हैं। विकास के विरोधी हैं, वो गांव के विरोधी हैं, वो किसान के विरोधी हैं और सबसे बड़ा उन्होंने जो विरोध किया इस देश के प्रदेश के नौजवानों का किया। नौजवानों के साथ जैसा छल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया, शायद इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नौजवानों को ऐसा छल करने का काम नहीं किया गया होगा। कोई भी भर्ती इनके शासनकाल में हुई है वो भ्रष्टाचार से परे नहीं रही। जातिवाद के बल पर राजनीति करने वाले वो विकास नहीं कर सकते। वह अपने परिवार का भला कर सकते हैं लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते। वो सफाई का विकास कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका विकास केवल विज्ञापन में है, जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। गांव में सड़कों के हालात ये हैं कि सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है, ये खोजना मुश्किल है। इनके शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई। अराजकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के अगर सर्वे कराया जाए तो लाखों की संख्या में लोग केवल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के कारण, सपा से जुड़े हुए गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के कारण से उत्तर प्रदेश छोड़कर के पलायन कर गए, दूसरे राज्यों में ठिकाना खोज रहे। हमारे प्रदेश में वैसे भी उद्योग नहीं थे, लेकिन जो उद्योग थे समाजवादी पार्टी के कारण वो पलायित कर गए और कोई दूसरा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाह रहा है। ये केवल विज्ञापन की सीमा तक सीमित है और उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से सपा और बसपा, मैं दोनों को ये कह दूंगा, सपा और बसपा या दोनों मतलब उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से कहीं से भी मतलब करने वाले लोगों में से नहीं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोगों में से हैं। 14 साल में मेरे प्रदेश को बर्बाद करके रखा।
आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती बेहतर है कि अखिलेश? मैं सपा को सांपनाथ और बसपा को नागनाथ, इतना ही अंतर बता सकता हूं। एक सांप के रूप में जनता को डसते हैं, एक नाग के रूप में डसते हैं। राहु और केतु है दोनों दल। सरकारी खजाने में दौलत पैसा जाए चाहे ना जाए, राजस्व जाए चाहे ना जाए, लेकिन उनकी तिजोरी के लिए राजस्व जाना चाहिए। खनन के क्षेत्र में जितना बड़ा घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाजपा आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह करके जा रहा हूं, जब हम सत्ता में आएंगे, और आ रहे हैं हम 2017 में, कोई उसमें संशय नहीं। जनता हमें ला रही है, हमारा कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम कर रहा है, इसलिए हम आ रहे हैं। जब हम सत्ता में आएंगे, जितने भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार है उसकी जांच कराएंगे, और दोषी चाहे उसमें बुआ हो, चाहे भतीजे हो, चाहे चाचा हो, चाहे चच्चा हो, कोई भी होगा इन दोनों सरकारों का, उनके खिलाफ जांच में अगर दोष पाया गया तो हम कह करके नहीं, हम करके दिखाएंगे, कठोरतम कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी की आपसी रार को किस तरह देखते हैं आप? शिवपाल जी है, अखिलेश में आपस में लड़ाई चलती रहती है, मुलायम सिंह कभी बचाव करते हैं, कभी अखिलेश साथ खड़े होते हैं, कभी शिवपाल जी खड़े होते हैं, तो कैसे लगता है अब सब ठीक हो गया उनके परिवार में? देखिए, समाजवादी पार्टी कुनबे में कलह भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। बड़ी लड़ाई इनकी काले धन को लेकर की थी, भ्रष्टाचार के आधार पर जो पैसा इकट्ठा किया उसके बंटवारे को लेकर की थी। जिस दिन इस देश के अंदर विमुद्रीकरण की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उस दिन से समाजवादी पार्टी परिवार का एवरेज झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन जो भी कुछ किया जा रहा है उसमें एक सूत्रीय अभियान पूरे परिवार का है कि श्री अखिलेश यादव, जो सबसे नाकाम देश के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की जाती है कि अखिलेश अच्छे हैं। अब मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के इस परिवार के अंदर, सैफई परिवार के अंदर अच्छा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है। सब किसी न किसी प्रकार के ऐसे कार्य किए हुए इतने दागदार हैं कि चाहे जितना कोई भी डिटर्जेंट का उपयोग कर ले, अब इनके दाग धुलने वाले नहीं हैं। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह कलह नाटक भी है और अखिलेश यादव की इमेज बिल्डिंग की कोशिश भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात लगातार चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सबसे पहली अगर मेरी टिप्पणी इस पे चाहेंगे आप, तो मैं ये कहूँगा कि श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पराजय चुनाव के पहले स्वीकार कर दी है। वो जानते हैं कि जनता ने उन्हें तय कर लिया है। यद्यपि 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला सुना दिया था। भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद दिए, 337 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 में पहुंचाया, और समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रति अपने गुस्से को प्रकट किया, क्योंकि केंद्र में चलने वाली जो सरकार थी वो सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, उसकी बैसाखी पे चलती थी। और केंद्र वाली सरकार ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, और उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसके पहले बसपा की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उसको भी सपा बसपा समर्थन कर रहे थे। लेकिन केंद्र की सरकार अगर सपा बसपा के समर्थन से चल रही थी तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन 10 वर्षों में इन दोनों दलों ने क्या किया? इन दोनों दलों ने जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के अंदर हिस्सेदारी ली, और उस हिस्सेदारी लेने के कारण उत्तर प्रदेश का विकास हो चाहे ना हो, इनका विकास होना चाहिए। इस प्रकार की सोच के अंतर्गत इन दोनों दलों ने काम किया। इसी गठबंधन करें या ना करें, सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों दल एक है। किससे लड़ाई मानते हैं आपकी चुनाव में? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस भी है, तो मुख्य लड़ाई आपकी किससे है? मैं अभी कहा कि ये तीनों दल हमसे मिलकर के लड़ेंगे, इसलिए ये तीनों दल मिलकर के लड़ेंगे, तभी इनको हम परास्त करेंगे और भाजपा का कमल खिलेगा और यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर भी अगर लड़ाई में मैं थोड़ा बहुत किसी को मानता हूं, बसपा तो लड़ाई से पूरी तरह से बाहर है। बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा बहुत जो है लड़ने के लिए, मैं यह मानता हूं कि थोड़ी जो लड़ाई हमारी है वो समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में आयातित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाहर के नेता बहुत आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं उन पर असुरक्षा की भावना बढ़ेगी? देखिए, 2 बातें आपको मैं बता दूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ी पार्टी, भारत के तो हम नंबर 1 हैं ही, लेकिन हम दुनिया में हमारे बराबर की कोई पार्टी नहीं है, हम विश्व की नंबर 1 पार्टी है। दूसरा मैं बड़ा विषय ये कहूँगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के रूप में हमें विश्व का एक सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय ऐसा एक नेतृत्व, जिस पर देश भरोसा करता है, ऐसा हमें नेतृत्व प्राप्त है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी न परिवारवादी पार्टी है, न व्यक्तिवादी पार्टी है, न कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कि बहन मायावती जी ने कह दिया तेरा टिकट पक्का तो पक्का, तेरा टिकट कटा तो कटा। ये भाजपा में नहीं, सपा में यही हाल है, बसपा में यही हाल है, कांग्रेस में यही हाल है।
तो सपा बसपा कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता किसी प्रकार के अविश्वास का कारण नहीं बनता। वो पूरे विश्वास के साथ लगे हुए, उनका एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी 2/3 बहुमत वाली सरकार बनाना, जो सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की जिस बात की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी शुरुआत कर सके। और जो दूसरे दलों से लोग आए हैं, जो आए उनको सबको हम टिकट नहीं देने जा रहे हैं। हाँ, उसमें देखेंगे जो जीतने की स्थिति में होंगे उनके बारे में जरूर विचार करेंगे, लेकिन जो जीतने की स्थिति में नहीं है और वहाँ हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, वो जो मूल कार्यकर्ता है वो जीत सकता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता हमारा कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और क्या लक्ष्य होगा, कितनी सीटों का लक्ष्य है आपको जीतने का? देखिए, हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। हमने बताया 2014 में हम 337 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किए थे। तो हमने एक लक्ष्य लिया है कि हम 2017 में 2014 दोहराएंगे, और 2017 की विजय का मतलब है कि हम 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो यूपी से हम 73 नहीं 80 के 80 सांसद जिता करके मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाने का, जो देश का सपना है, जो यूपी का सपना है, जो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का सपना है, उस सपने को पूरा करने का काम करेंगे। आज गरीब का सपना नरेंद्र मोदी है, गरीब की संभावना नरेंद्र मोदी। जो भ्रष्टाचार और बेईमानी से अखिलेश यादव की सरकार में, चाहे मायावती जी की सरकार में जो भर्तियों में बेईमानी हुई है, हम उसको भी जांचेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और न्याय देने का काम हमारी सरकार आने के बाद यह भी हम करेंगे। यह भी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। इसलिए हमारा मुद्दा स्पष्ट है, हम विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में जो हमारे पास सफलताओं का अंबार है, सफलताओं का एक कीर्तिमान है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में अभी से जा रहे हैं। और जो विफलताएं हैं हम तो बताएंगे ही, जनता स्वयं जानती है कि सपा बसपा कितनी विफल पार्टियां हैं, कितनी विफल सरकार देने का काम किए, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया कि उत्तर प्रदेश के लोग आज देश के दूसरे प्रदेशों में रोजगार खोजते नजर आते हैं। हम ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं कि भारत के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आकर रोजगार खोजें, ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के खिलाफ है। कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे लगे कि उस विशेष के लिए भी कुछ काम करेंगे जीतने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, ये माननीय मोदी जी ने नारा दिया है और हम उसी आधार पर काम करते हैं। एक केवल योजना का नाम बता करके इसी लगभग सभी योजनाएं, हम घर घर बिजली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं। हम उसमें ये भेद नहीं करते कि हिंदू घर में जा रही कि मुसलमान के घर में जा रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि गरीबी के कारण मेरी माँ धुएं में रोटी बनाती थी और मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाता था, मेरी माँ मेरा नहीं चेहरा देख पाती थी। मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो मेरा एक संकल्प तय किया है कि हम देश की किसी गरीब माँ बहन को गरीबी के कारण से, अगर उसके पास गैस सिलेंडर का अपना कनेक्शन लेने की क्षमता नहीं है, तो मैं फ्री में हर माँ बहन, ऐसी गरीब माँ बहन को कनेक्शन देने का काम करूंगा। ऐसे 5 करोड़ गरीब परिवारों को एक कनेक्शन देने का काम यह पूरे देश में शुरू है। उस योजना के अंतर्गत भी मैं ये कह सकता हूं कि हमारी इस पार्टी और हमारी सरकार के लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम हिंदू और मुसलमान के भेदभाव नहीं करते, हम जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम विकासवादी सोच के, हम राष्ट्रवादी सोच के हैं। सभी पार्टियों ने लगभग टिकट बांट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है वो नामांकन के एक दिन पहले घोषित होता है, अब की कुछ बदलाव है इसमें? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैंने आपसे कहा कि कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति तय करता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है और उस सिस्टम के आधार पर जो नीचे की रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट हम भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही हमारी अंतिम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो फैसला करती कौन कहाँ से लड़ेगा, इसका फैसला होता है। लेकिन टिकटों को लेकर के मैं एक बात और आपको बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में जब जाने की तैयारी कर रही है, तब एक लक्ष्य हम लोगों ने और निर्धारित किया है कि हम 90% लड़ाई चुनाव में विजय की दृष्टि से संगठन के बल पर लड़ेंगे। हम विधायक बनाने के लिए नहीं, हम सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार बनाने के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए जो टिकटों को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। नाम भी लगभग हम लोगों के सामने छन करके बाहर आ गए हैं और बहुत जल्द ही हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी से मायावती और तो और कांग्रेस ने शीला दीक्षित को
अपना सीएम प्रत्याशी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी क्या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, एक चीज़ आपको मैं फिर दोहरा दूं कि सपा बसपा और कांग्रेस का देखिए यूपी में कोई वजूद नहीं है। शीला जी के जाने ना जाने, प्रत्याशी बनाने ना बनाने, उसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई और देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का कोई भविष्य शेष नहीं बचा है, वो इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने जा रही। सपा बसपा ये दो पार्टियां। बसपा में बहन मायावती जी के सिवा क्या दूसरा कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बन सकता है क्या? समाजवादी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, एक परिवार में अगर जन्म लिया है आपने, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, लेकिन वर्तमान में अखिलेश यादव जी के सिवा क्या दूसरा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बन सकता है क्या? लेकिन तीसरी बात में जो सबसे बड़ी कहने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के पद के लायक 100 से अधिक नेता उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मायावती जी को, अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह जी को, शीला जी को, सबको एक तराजू पे बैठा दे और इस 100 नेताओं में से एक नेता को हम एक तराजू पे बैठा दे तो ये 4 नेता, उनकी तुलना में इनका वजन घट जाएगा और हमारा एक नेता भी इन चारों पर भारी होगा। हमें कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। केंद्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जहां जरूरत होती है, जिस राज्य में जरूरत होती है, वहां मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी देते हैं। जहां जरूरत नहीं होती नहीं देते हैं। हमने महाराष्ट्र में प्रत्याशी नहीं दिया, हम चुनाव जीते, वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं दिया, हम चुनाव जीते, वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमने झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं दिया, वहां चुनाव जीते, आज हमारे वहां पर मुख्यमंत्री हैं। भाजपा में हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग का एक बहुत सफल कॉम्बो है। उत्तर प्रदेश से कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह, उमा भारती और तो और इस देश के प्रधानमंत्री भी इसी कॉम्बो के देन हैं। तो कहीं हम उत्तर प्रदेश के लिए अगले कॉम्बो केशव प्रसाद मौर्य से तो नहीं बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च मतलब अधिकार प्राप्त जो समिति है, जिसे हम पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं, यह उसका निर्णय है। लेकिन मैं चूंकि आपको पहले ही बताया कि बीजेपी कार्यकर्तावादी पार्टी है और इस पार्टी में 100 से अधिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लायक नेता है और उन नेताओं में से किसी को भी इस प्रकार का अवसर मिल सकता है, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे, जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हम कार्यकर्तावादी हैं, हम विकासवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। हम इस दृष्टि से सोच रहे हैं, इस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं, इस दृष्टि से काम कर रहे हैं और हमें जनता का इतना समर्थन प्राप्त हो रहा है कि आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और उस लहर में मैं यह मानता हूं कि हम 2017 में 2014 दोहराएंगे और बहुत बड़ी सफलता यूपी के अंदर प्राप्त करके एक ऐसी सरकार बनाएंगे और ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे जिसकी जैसे कि कोई बहुत दिनों से प्यासा हो और बहुत दिनों से जिसकी जरूरत हो। सपा और बसपा को मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है, कभी मन से नहीं चुना है, मजबूरी में चुना है कि सपा को हटाना है तो बसपा को इसलिए ला दो कि भाजपा उस समय चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी, तो इसलिए लोगों ने बसपा को चुन लिया। जब बसपा से नाराजगी हुई तो उस समय भाजपा नहीं आने की स्थिति में थी, इसलिए सपा को चुन लिया। लेकिन दोनों को चुन करके मैंने जो कहा, सांपनाथ और नागनाथ का जो फुफकार है, जो जहर है, वह उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने फैलाने का काम किया और प्रदेश मेरा बहुत पिछड़ गया है। अब प्रदेश को आगे जाने का समय आया है और परिवर्तन का समय आया है और परिवर्तन के लिए जनता सड़क पर है। जिस दिन ईवीएम मशीन की बटन दबाने का मौका मिलेगा उस दिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, साइकिल पंचर तो 2014 में हो गई थी, लेकिन साइकिल को उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल की बटन दबा करके खंड खंड करके सही भेजेगी और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मैं मानता हूं कि ओर से ये आखिरी शासक हैं, सैफई परिवार के आखिरी मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद इस परिवार को मैं जहां तक समझता हूं दोबारा कभी उत्तर प्रदेश की जनता चुनने का काम नहीं करेगी। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और बहुत उत्साहित हैं आज 2017 के चुनाव को लेकर। देखना है इनको कितनी सफलता मिलती है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।